हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बिजनेस लॉ में मिथ्या वर्णन के बारे में या मिथ्या कथन यानी मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से जो सहमति है उसके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। तो आज हम चर्चा करेंगे मिस रिप्रेजेंटेशन यानी मिथ्या कथन या मिथ्या वर्णन के बारे में। तो सबसे पहले मिथ्या कथन या मिथ्या वर्णन होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो मिथ्या वर्णन को मिथ्या कथन अथवा मिथ्या निरूपण भी कहते हैं। सामान्य अर्थों में अज्ञानवश की गई झूठी बात को मिथ्या वर्णन माना जाता है। धारा 18 के अनुसार मिथ्या वर्णन में निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं। पहली, जब कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से किसी तथ्य को सत्य बताता है यद्यपि वह बात सत्य नहीं है, किंतु जिसकी सत्यता के बारे में उस व्यक्ति को विश्वास है। दूसरा, जब कोई व्यक्ति अपना कर्तव्य भंग करके दूसरे पक्षकार को भ्रम में डालकर उसे हानि पहुंचाता है और स्वयं लाभ प्राप्त करता है, जबकि उसका उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है। तीसरी बात, जब ठहराव किसी एक पक्षकार को ठहराव की विषय वस्तु के बारे में गलती करने के लिए प्रेरित करता हो, चाहे वह कितनी ही अज्ञानता के साथ ही क्यों न हो किया जाए। इस प्रकार स्पष्ट है कि मिथ्या वर्णन में एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को अज्ञानवश धोखा देता है। इसमें पक्षकार को धोखा देने का अभिप्राय नहीं होता है, किंतु अज्ञानवश तथ्यों को छुपा दिया जाता है अथवा भ्रामक रूप में प्रकट किया जाता है, अथवा पक्षकार अपना कर्तव्य भंग करता है अथवा दूसरा पक्षकार अज्ञानवश गलती के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इसके हिसाब से जो इसके आधार है मिथ्या वर्णन के उसमें है, पहला है तथ्यों का निश्चयात्मक कथन। जब कोई व्यक्ति निश्चयात्मक रूप से किसी बात को सत्य मानता है जबकि ये बात सत्य नहीं है, किंतु ऐसा कहने वाले को उसकी सत्यता पर पूरा विश्वास है, तो ये तथ्यों के निश्चयात्मक कथन के आधार पर वर्णन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे अजय विजय से कहता है कि संजय किसी विशिष्ट कंपनी का संचालक होगा। अजय को यह जानकारी संजय से नहीं मिली बल्कि अतुल से होती है। बाद में ये जानकारी असत्य सिद्ध होती है। अजय को यह जानकारी अतुल से प्राप्त होती है, किंतु वह यह बात विजय को निश्चयात्मक कथन के रूप में यह समझकर कहता है कि यह सूचना पूर्णतः सही है। यह अजय द्वारा किया गया मिथ्या वर्णन या मिथ्या कथन माना जाएगा। किंतु इस संबंध में ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यदि अनुबंध के दूसरे पक्षकार के पास सामान्य प्रयासों से सत्य का पता लगाने के लिए ऐसे आवश्यक साधन उपलब्ध थे जिनका कि कोई भी विवेकशील व्यक्ति समान परिस्थितियों में प्रयोग करता, तो ऐसे पक्षकार को मिथ्या वर्णन के आधार पर अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा है कर्तव्य भंग। जब कोई पक्षकार बिना किसी धोखा देने के उद्देश्य से अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे स्वयं को कुछ लाभ होता है तथा दूसरे पक्षकार को कुछ हानि होती है, तो इसे कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सी अपना बीमा करवाता है। वह अपनी आयु 25 वर्ष समझता है और वही बीमा के प्रस्ताव पत्र में भर देता है। बाद में ज्ञात होता है कि उसकी उम्र वास्तव में 27 वर्ष थी। यह कर्तव्य भंग द्वारा मिथ्या वर्णन है या बीमा करता की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय है। अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण गलती के लिए प्रेरित करना। जब कोई पक्षकार अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण दूसरे पक्षकार को किसी तथ्य संबंधी गलती करने के लिए प्रेरित करता है, तो यह मिथ्या वर्णन कहलाता है।
यानी जहां किसी एक पक्षकार के अज्ञानवश मिथ्या वर्णन के कारण दूसरे पक्षकार ने कोई गलती कर दी हो तो ये ठहराव मिथ्या वर्णन के आधार पर हुआ माना जाता है। उदाहरण के तौर पे एक कंपनी के प्रविवरण में प्रकाशित था कि उस कंपनी को भाप तथा मशीन से चालित ट्रामे चलाने का अधिकार पत्र मिल गया है, जबकि वास्तविकता ये थी कि उस कंपनी को संसद ने तो ट्रामे चलाने के लिए अधिकृत कर दिया था, किंतु जब तक व्यापार मंडल उसका अनुमोदन नहीं कर देता है तब तक ट्रामे नहीं चलाया जा सकती है। कंपनी ने यह विश्वास करते हुए कि व्यापार मंडल 100% रूप से अनुबंधन कर देगा, विवरण में यह तथ्य छाप दिया। बाद में व्यापार मंडल ने अनुमोदन करने से इनकार कर दिया। वादी ने उस प्रविवरण के आधार पर कुछ अंश खरीदे, अतः उसने संचालकों पर कपट के आधार पर वाद प्रस्तुत किया, किंतु न्यायालय ने निर्णय दिया कि संचालकों ने कोई कपट नहीं किया था, क्योंकि संचालक ईमानदारी से ये विश्वास करते थे कि व्यापार मंडल से अनुमति प्राप्त हो जाएगी, या तथ्यों के निश्चयात्मक कथन के आधार पर मिथ्या वर्णन हुआ है। तो इस तरह से मिथ्या वर्णन के कुछ आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। अब इस हिसाब से कोई भी कथन या प्रस्तुतिकरण तब मिथ्या वर्णन या मिथ्या कथन कहा जाता है जबकि उसमें कुछ तत्व पाए जाते हों। जैसे वह कथन मिथ्या हो या मिथ्या हो चुका हो, किंतु कथन कहने वाला व्यक्ति उसे सत्य मानता हो। वह कथन किसी भी पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से नहीं कहा गया। वह कथन अनुबंध के किसी महत्वपूर्ण तथ्य से संबंधित हो। मिथ्या वर्णन किसी भी प्रकार से किया जा सकता है, जैसे तथ्यों के निश्चयात्मक कथन द्वारा, कर्तव्य के भंग द्वारा, दूसरे पक्षकार को गलती करने हेतु प्रेरित करने वाला मिथ्या कथन, अज्ञानवश कह देने के द्वारा, या मिथ्या वर्णन अधूरे सत्य कहने से भी हो सकता है। मौन रहना भी कुछ दशाओं में मिथ्या वर्णन के समान होता है, जैसे जब मौन रहना सकारात्मक प्रस्तुतिकरण को विकृत कर देता है, जब अनुबंध पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित होता है, जब अनुबंध के पक्षकारों के बीच विश्वासाश्रित संबंध होता है, और मिथ्या वर्णन अनुबंध करने से पूर्व किया गया हो। मिथ्या वर्णन ने दूसरे पक्षकार को अनुबंध करने के लिए प्रेरित किया हो। दूसरे पक्षकार ने मिथ्या वर्णन से प्रेरित होकर ही अनुबंध किया हो। मिथ्या वर्णन प्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्षकार के समक्ष किया जाना अनिवार्य नहीं है। यह किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष इस हेतु किया जा सकता है कि वह व्यक्ति दूसरे पक्षकार को इस कथन की जानकारी दे दे। अब ये जो मिथ्या वर्णन है, इस अगर कर दिया गया मिथ्या वर्णन के आधार पर अगर अनुबंध हो गया है तो उसका उस अनुबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले ये व्यर्थनीय अनुबंध हो जाता है। मिथ्या वर्णन के आधार पर किया गया अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय होता है। पीड़ित पक्षकार चाहे तो अनुबंध का पालन करने के लिए दूसरे पक्षकार को बाध्य कर सकता है। अब जो निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। पहला, जब साधारण प्रयासों से ही सत्यता का पता लगाया जा सकता हो, जब सहमति पर मिथ्या वर्णन का प्रभाव नहीं रहा हो, जब पक्षकारों को सत्यता का ज्ञान हो, मिथ्या वर्णन की जानकारी के बाद अनुबंध की पुष्टि की गई हो, जब पीड़ित पक्षकार अनुबंध में मिथ्या वर्णन करने की जानकारी मिल जाने के बाद भी निरस्त नहीं करता है बल्कि उस अनुबंध से कुछ लाभ उठाता है, जब मिथ्या वर्णन के आधार पर स्वीकृति देने वाले पक्षकार को पुनः पूर्व स्थिति में नहीं पहुंचाया जा सकता हो। तो इस तरह की स्थिति में ये अनुबंध व्यर्थनीय है। दूसरा प्रभाव पड़ता है प्रत्यास्थापना। मिथ्या वर्णन से पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से प्रतिस्थापना की मांग करने का भी अधिकार होता है, अर्थात उसने अनुबंध के अंतर्गत कोई धनराशि या संपत्ति दी है तो उसे पुनः प्राप्त कर सकता है। क्षतिपूर्ति का अधिकार।
सामान्य मिथ्या वर्णन से पीड़ित पक्षकार को दूसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है, किंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में पीड़ित पक्षकार क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। पहली, शर्त एवं आश्वासन के खंडन होने पर। जब मिथ्या वर्णन अनुबंध की किसी मुख्य शर्त या आश्वासन के संबंध में हो तो उस स्थिति में पीड़ित पक्षकार को क्षतिपूर्ति की मांग करने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए, मक्खन खरीदते समय यह एक मुख्य शर्त होती है कि मक्खन खाने योग्य होगा। दूसरा है प्रविवरण। यदि किसी कंपनी के प्रविवरण में किसी प्रकार का मिथ्या वर्णन पाया जाता हो तो कंपनी के सदस्य कंपनी के उत्तरदायी व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए बाध्य कर सकते हैं। अब इसमें ये मिथ्या वर्णन हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें ये सिद्ध करने का भार किस पर होगा? तो कपट एवं जो पक्षकार मिथ्या वर्णन के आधार पर अनुबंध को निरस्त करना चाहता है उस पर ही यह दायित्व रहता है कि यह सिद्ध करे कि उसके साथ मिथ्या वर्णन करके ही उसकी सहमति प्राप्त की गई है। तो एक आता है जब ये मिथ्या वर्णन है, और तो मिथ्या वर्णन और कपट में क्या अंतर है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। दोनों में जो अंतर है वो क्या है? देखने में दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन इसमें मुख्य अंतर ये होता है कि कपट जानबूझ करके किया जाता है, उसको ज्ञात होता है कि ये बात करनी नहीं है या ये चीज़ है नहीं या गलत विवरण देता है, जबकि मिथ्या वर्णन में उसको पता नहीं होता है, वो किसी की बात को सत्य मान लेता है और उसको जबकि वास्तव में वो सत्य है नहीं, और उसको सत्य मान करके दूसरे को उसका वर्णन करता है। तो इस तरह से दोनों में कुछ अंतर है। कपट एवं मिथ्या वर्णन दोनों में ही किसी तथ्य का मिथ्या या भ्रामक प्रस्तुतिकरण होता है, फिर भी इन दोनों में अंतर है। भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक मामले के निर्णय में लिखा है कि इन दोनों में प्रमुख अंतर यह है कि कपट की दशा में जो व्यक्ति किसी तथ्य को बताता है वह स्वयं उसके सत्य होने का विश्वास नहीं करता है, जबकि मिथ्या वर्णन की दशा में तथ्य को प्रकट करने वाला उसकी सत्यता में विश्वास करता है। इन दोनों में कुछ अंतर है। तो अंतर के आधार अगर अपन लें तो जैसे इन दोनों की जो प्रकृति है, तो प्रकृति के आधार पे कपट में जानबूझकर दूसरे व्यक्ति को धोखा देने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखा जाता है, जबकि मिथ्या वर्णन में किसी बात को जैसा कोई व्यक्ति समझता है वैसा ही दूसरे के सामने रख देता है, जबकि वह बात असत्य होती है। अब इसमें उद्देश्य, कपट दूसरे पक्षकार को धोखा देने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि मिथ्या वर्णन का उद्देश्य दूसरे पक्षकार को धोखा देना नहीं होता है। सत्यता का ज्ञान, कपट में कपट करने वाले को सत्यता का ज्ञान होता है, जबकि मिथ्या वर्णन में दोषी पक्षकार को सत्यता की जानकारी नहीं होती है। जांच के साधन, मौन द्वारा कपट की स्थिति को छोड़कर अन्य किसी प्रकार के कपट की दशा में दोषी पक्षकार पीड़ित पक्षकार को ये नहीं कह सकता है कि उसके पास सत्यता की जांच के साधन उपलब्ध थे। मिथ्या वर्णन की दशा में दोषी पक्षकार ये कहकर दोष मुक्त हो सकता है कि पीड़ित पक्षकार के पास सत्यता की जांच के साधन उपलब्ध थे। अब ये सूचना का दायित्व, कपट की दशा में पीड़ित पक्षकार अनुबंध निरस्त करने की सूचना देने के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, क्योंकि मिथ्या वर्णन की दशा में सत्यता ज्ञात होते ही पीड़ित पक्षकार दोषी पक्षकार को मिथ्या वर्णन की सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। क्षतिपूर्ति का अधिकार, पीड़ित पक्षकार अनुबंध को व्यर्थनीय समझने का अधिकार तो रखता ही है, किंतु क्षतिपूर्ति के लिए वाद भी प्रस्तुत कर सकता है, जबकि मिथ्या वर्णन में पीड़ित पक्षकार सामान्यतः क्षतिपूर्ति की मांग नहीं कर सकता है। इसके अलावा इन दोनों में कुछ समानताएं हैं, जैसे दोनों ही किसी भी एक पक्षकार के मिथ्या वर्णन के परिणाम स्वरूप होते हैं और दोनों ही के परिणाम स्वरूप अनुबंध पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थ नहीं होता है। तो मिथ्या वर्णन में आज इतना ही। धन्यवाद।